हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मगध के उत्कर्ष के बारे में। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम बात करेंगे मगध का उत्कर्ष, जो कि 16 महाजनपद काल से संबंध रखता है। जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे पहला है मगध का उत्कर्ष यानी मगध महाजनपद। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आपने अगर मगध महाजनपद में जो हमारे 16 महाजनपद थे, अगर आपने 16 महाजनपद वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए, जिससे आपको ये मगध का उत्कर्ष अच्छे से समझ आए। तो चलिए देर ना करते हुए मगध के उत्कर्ष को स्टार्ट करते हैं। तो मगध महाजनपद, तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था इसमें उसको जानेंगे। तो समाज में लोहे के आविष्कार से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई। किसके कारण हुई थी? लोहे के आविष्कार की वजह से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या हुई? वृद्धि हुई। और बहुत सारे अलग अलग जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करते हैं, यानी निर्माण करने लग गए। किसकी वजह से? लोहे के आविष्कार की वजह से। जो ये सब हुआ था किसकी वजह से हुआ था? लोहे के आविष्कार की वजह से। अब ये कैसे हुआ था इनको हम जानेंगे। तो इस प्रकार 16 महाजनपदों का निर्माण होता है और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो हमें 16 महाजनपद की जानकारी किससे मिली थी? ये मैंने आपको महाजनपद वाली वीडियो में बताया था कि बौद्ध ग्रंथ की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिली थी। जो 16 महाजनपद में किससे मिली थी? अंगुत्तर निकाय से। और जैन धर्म से मिली थी हमें भगवती सूत्र के द्वारा। तो इन सारे महाजनपदों में से एक दूसरे के आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी। जो ये 16 महाजनपद थे तो वे क्या लगे हुए थे? एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे हुए थे। तो इन्हीं के बीच में राजनीतिक संघर्ष और अपनी सीमाओं को फैलाने का संघर्ष चल रहा था। तो क्या चल रहा था कि अपनी सीमाओं का क्षेत्र विस्तार करने में सभी एक दूसरे से अपना संघर्ष करने में लगे हुए थे। तो इन्हीं में 16 महाजनपदों में से एक एक था मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद को बाकी महाजनपदों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रगति मिली। जो कि क्या थे? जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो मगध था वे क्या था? सबसे आगे निकलने में सक्षम रहा, जो एक शक्तिशाली महाजनपद बनकर सामने आया था। जो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर कौन सामने आया था? वे मगध महाजनपद था, जो कि सबसे शक्तिशाली बनकर सामने आया। तो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद किसे माना जाता है? मगध महाजनपद को ही माना जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा। तो प्राचीन काल में ही इसकी स्थापना किसने की थी? मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी बृहद्रथ ने। किसने की थी? बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी मगध महाजनपद की। तो मगध में सबसे पहले किस वंश का स्थापना हुई? बृहद्रथ वंश की स्थापना हुई। सबसे पहले याद रखिएगा, जो मगध की शुरुआत किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। तो मगध का पहला शासक कौन था? बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? बृहद्रथ को माना जाता है। तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जरासंध था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक किसको माना जाता है? जरासंध था। लेकिन याद रखिएगा, इतिहास में इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। इतिहास के द्वारा जरासंध के प्रतापी शासक होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जो इसका प्रमाण मिला है वे महाभारत के काल से संबंधित रखा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इतिहास से इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसका उल्लेख महाभारत में बताया गया है। इस आधार पर जो मगध महाजनपद का जो शासक है, जो प्रतापी शासक है, जरासंध को बताया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जो इसकी स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। तो मगध महाजनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। अगला है मगध का विस्तार, यानी मगध महाजनपद का विस्तार क्या कैसे हुआ। तो मगध राज्य के तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वश व अवंती को इस राज्य में मिला लिया गया था। किस राज्य में मिला लिया गया था? मगध में मिला लिया गया था। तो इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? अखंड भारत के रूप में हो गया था। जो मगध था वे, एक बात ध्यान रखिए, कहाँ तक फैला हुआ था? ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया था? मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना गया था। तो मगध के उदय के जो कारण थे वे मुख्य रूप से 3 कारण माने जाते हैं। वे कौन कौन से थे? आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण। ठीक है, आपको ये 3 याद करने हैं। इन्हीं 3 की वजह से आपको सारे
कारण समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से थे। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण को। तो सबसे पहला है आर्थिक कारण। तो मगध में तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे। जो मगध साम्राज्य था उसके अंतर्गत जो जमीनें थी वहां पर तांबे और लोहे के क्या थे, काफी विशाल भंडार थे। तो जहां से खनन करके क्या किया जाता था, तांबे और लोहे को निकाला जाता था। तो अपने स्थान के कारण यह व्यापार को आसानी से नियंत्रित करता था। अभी अपने व्यापार को नियंत्रित करने में कैसे सक्षम था, क्योंकि मगध महाजनपद था वह भारत के बीचों बीच में था। कहाँ था, बीचों बीच में था। तो इसे क्या था, व्यापार करने में काफी आसानी मिलती थी। एक बड़ी आबादी थी जिसका उपयोग कृषि, खनन और शहरों के निर्माण और सेना में किया जाता था। जो मगध महाजनपद था उसमें आबादी भी काफी अच्छी थी। तो जिस कारण कुछ लोग कृषि में कर दिए गए, कुछ लोग खनन क्षेत्र में, कुछ लोग शहरों के निर्माण में और कुछ लोगों को सेना में भर्ती किया गया। तो जिस कारण इसकी आर्थिक स्थिति बनी रही और जनता और शासकों में सामान्य समृद्धि थी। कैसी थी, जनता और शासकों में कैसी थी, यानी एक दूसरे को समझने की समृद्धि इस काल के अंतर्गत थी। तो ये था इसका आर्थिक कारण। आपको क्लियर हो गया होगा आर्थिक कारण किस पर डिपेंड था, तांबे और लोहे के विशाल भंडार पर। अगला है राजनीतिक कारण। तो मगध भाग्यशाली था। कैसे था कि उसके पास कई शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासक थे। यानी मगध में जो भी शासक हुए वे काफी शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी, यानी बुद्धि रूप से काफी अच्छे थे। तो उनके पास मजबूत स्थायी सेनाएं थी। क्या थी, मजबूत स्थायी सेना भी थी। लोहे की उपलब्धता ने उन्हें उन्नत हथियार विकसित करने में सक्षम बना दिया। अब मगध के पास लोहे की तो कोई कमी नहीं थी, जिस कारण उन्होंने अनेक हथियारों का आविष्कार भी किया। वे सेनाओं में हाथी का उपयोग करने लग गए थे। ठीक है, जो भी सेना में हाथी का उपयोग करने से काफी इनको आसानी मिली। प्रमुख राजाओं ने एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी विकसित की। अब जो भी क्या था, जो राजा थे उन्होंने अपनी एक अलग से प्रशासन व्यवस्थाएं भी चालू की, जिस कारण इनका राजनीतिक जीवन था वो भी अच्छा हो गया और अन्य जनपदों के मुकाबले मगध का उत्कर्ष बढ़ता चला गया। ये था इसका राजनीतिक कारण। अब बात करेंगे हम भौगोलिक कारण के बारे में। तो मगध क्या था, जो गंगा घाटी, यानी जो गंगा नदी से बहकर जो भी घाटियां थी उसके ऊपर और निचले दोनों हिस्सों पर मगध साम्राज्य फैला हुआ था। तो यह पश्चिम और पूर्व भारत के बीच की मुख्य भूमि मार्ग पर स्थित है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यह पश्चिम से लेकर पूर्व मार्ग के बीचों बीच में यह स्थित था, जिस कारण जो इसका नियंत्रण था वह पश्चिम में भी था और पूर्व में। पश्चिम में कहाँ तक था, पाकिस्तान वाले क्षेत्र तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर जो अरुणाचल सिक्किम वाला क्षेत्र है वहां तक इसका पूरा विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी थी। और उपजाऊ मिट्टी क्यों थी, क्योंकि यहाँ गंगा नदी बहती थी, जिस कारण यहाँ की मिट्टी क्या थी, काफी उपजाऊ थी। तो मगध तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। कितनी तरफ से, तीन तरफ से। एक गंगा नदी, सोन नदी और चंपा नदी। इसके कारण क्या था, जो दुश्मन थे उन्हें इसके क्षेत्र में आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि आसानी से वे नदी पार नहीं कर पाते थे, जिस कारण वे घुस तो जाते थे लेकिन मगध साम्राज्य के लोगों को पहले से ही पता पड़ जाता था कि उसके क्षेत्र में कौन आ रहा है। तो यह काफी सुरक्षित साम्राज्य भी माना जाता है। तो ये थे इसके आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि मगध साम्राज्य के राजवंश कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा राजवंश था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, बृहद्रथ वंश था। ठीक है, कौन सा था, बृहद्रथ वंश था। इसका जो समय काल था 1700 से लेकर 683 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अगला कौन सा था, हर्यक वंश, जो 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व के बीच में था। फिर इसके बाद कौन सा हुआ, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश और पाल वंश। तो इन्हीं के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। जो भी हर्यक वंश के संस्थापक थे और जिन्होंने इसके शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन सभी की सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। जो आज की वीडियो है वो बृहद्रथ वंश से थी और हर्यक वंश पर रहेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का समय काल क्या था, 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व इसके समय काल था। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी।
किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। इस वंश ने लगभग 113 वर्षों तक राज्य किया था। याद रखिएगा कितने वर्षों तक इसने राज्य किया था? 113 वर्षों तक इसने राज्य किया था। अब हर्यक वंश के शासक यानी राजा कौन कौन से थे? सबसे पहला बिंबिसार था, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा कौन सा था? नागदशक। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन और उदयन का पुत्र कौन था? ये नागदशक था। तो ये क्या थे? ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये शासन करने वाले क्या थे? ये राजा थे। तो इसके बाद जो हुआ था बिंबिसार के हम बारे में बात करेंगे। तो बिंबिसार का समय क्या था? 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। किसका था? हर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि हम पढ़ रहे हैं। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को बनाया था। वह कैसा था? एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। तो याद रखिएगा जो बिंबिसार था वह कैसा शासक था? एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। बिंबिसार का बात करेंगे राज्य विस्तार के बारे में। जो बिंबिसार ने अपना राज्य विस्तार कैसे बढ़ाया था? तो इसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का विस्तार किया था। तो इसने वैवाहिक संबंध कैसे स्थापित किए उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उससे राज्य का अपने कैसे विस्तार किया। तो बिंबिसार ने सबसे पहला विवाह उसने लक्ष्मी गणराज्य के शासक शिवराज गोमास्ता की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया था। किसके साथ विवाह किया था? चेलना के साथ विवाह किया था। जिस कारण क्या था? जो कि लक्ष्मी गणराज्य का जो शासक था उसका उसके जो भी शासन था वो उसने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा विवाह इसने किसके साथ किया था? कौशल राजा प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला के साथ किया था। किसके साथ किया था? महाकौशला के साथ किया था। और इसने काशी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो जो वैवाहिक संबंध इसने कौशल राजा के साथ जो कि प्रसन्नजीत की बहन थी, अब उससे जो दहेज में जो इसको जो क्या मिला था? काशी राज्य मिला था। ठीक है, तो उसने क्या किया? काशी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब इससे क्या हुआ? इसके क्षेत्र का विस्तार और भी बढ़ गया। फिर इसने क्या किया? तीसरा विवाह किया। तीसरा विवाह किसके साथ किया? मुद्र देश जो कि आधुनिक पंजाब है की राजकुमारी क्षेमा, वहां की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा के साथ विवाह किया। तब जिस कारण क्या हुआ? ये पश्चिम में भी अपना विस्तार इसने कर लिया था। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा किसने एक राज्य विस्तार का तरीका कौन सा अपनाया था? विवाह के द्वारा। इसने अपने शासनकाल में अंगराज्य को भी जीता था। तो इसने जो अंगराज्य है उसको लड़ाई के द्वारा जीता था। और इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का सेनापति भी बनाया था। किसको सेनापति बनाया? अपने पुत्र अजातशत्रु को सेनापति बनाया था। अब आपको एक बात याद रखनी है जो मैं बताने वाला हूँ। इसमें बिंबिसार का एक राजवैद्य था, उसका नाम था जीवक, जो कि अवंती के राजा प्रघोत के पास भेजा था। किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। क्योंकि जो प्रघोत था यानी अवंती का जो राजा प्रघोत था उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी और वह मृत्यु की कगार पर आ चुका था। लेकिन बिंबिसार ने क्या किया? अपने राजवैद्य जीवक को वहां भेजा और जीवक ने क्या किया? उसका स्वास्थ्य काफी बेहतर कर दिया। जिस कारण वह प्रघोत काफी खुश हुआ और उसने अवंती राज्य को भी मगध साम्राज्य में दे दिया। ठीक है, आपको क्लियर हो गई किस किस तरीके से उसने अपने राज्य का विस्तार किया। फिर 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने क्या कर दी? बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है, क्या कर दी? बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु क्या बना? अगला शासक बना मगध हर्यक वंश का। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु का जो समय काल था वे 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अगला शासक बन गया। तो पिता की हत्या करने के बाद इसे पितृहंता कहा गया। तो याद रखिएगा पितृहंता किसे कहा गया? अजातशत्रु को कहा गया। ठीक है, तो आगे जो इसका पुत्र हुआ था उदयन, उसको भी पितृहंता कहा गया था। उसने भी क्या किया था? अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आगे हम उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसके बचपन का नाम क्या था? कुणिक था। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा उसका दूसरा नाम कुणिक था। तो अजातशत्रु ने कौशल, मल्ल, वज्जी और अवंती राज्य को जीता और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था।
ठीक है, इसने कौन कौन से राज्य को जीता? कौशल, मल्ल, वज्जी और अवंती राज्य को इसने जीता और अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके समय काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखिएगा, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह किसके समय काल में हुई थी? वह अजातशत्रु के समय काल में ही हुई थी। तो अब इसके पुत्र उदयन ने भी इसकी हत्या कर दी और वह क्या बन गया? अगला शासक बन गया। तो जो इसने किया था वही इसके साथ इसके पुत्र ने भी कर दिया। ठीक है, तो उदयन को भी आगे चलकर क्या कहा गया था? पितृहंता कहा गया था। उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना था। ठीक है, अजातशत्रु के बाद कौन बना था? उदयन मगध का राजा बना, यानी हर्यक वंश का शासक बना। तो उदयन का समय काल क्या था? 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक था। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसे क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। और जैन ग्रंथ के अनुसार इसे पितृभक्त कहा गया। क्या कहा गया इसे? पितृभक्त। उदयन की माता का क्या नाम था? पद्मावती था, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ। इसकी माता का क्या नाम था? पद्मावती इसकी माता का नाम था। तो उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। ठीक है, किसका राजा उपराजा था? ये चंपा का उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालन करता था। इसने पाटलिपुत्र को बसा इसी ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को बसाया था और राजधानी राजगृह से परिवर्तित करके क्या कर दी थी? पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, गंगा और सोन के संगम पर इसने किस शहर को बसाया था? पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। याद रखिएगा, गंगा और सोन नदी का जहाँ संगम होता है वहीं पर इसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, जो कि आज का क्या है? पटना है। तो मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। ठीक है, उदयन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? अवंती के प्रतिद्वंदी जो गुप्तचर थे उनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इसके बाद अगला शासक कौन बना था? अगला शासक बना था नागदशक। तो यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। तो नागदशक उदयन का पुत्र था और हर्यक वंश का अंतिम राजा भी यही था। यह एक अयोग्य शासक था, जिस कारण 412 ईसा पूर्व में नागदशक के सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी? नागदशक का जो सेनापति था शिशुनाग, इसने इसकी हत्या कर दी और मगध पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या था? हर्यक वंश का समाप्त हो गया, जो हर्यक वंश का था अंत हो गया। और जो शिशुनाग ने था जिसने इसकी हत्या की थी, उसने एक नए वंश की स्थापना की जो कि शिशुनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद यानी हर्यक वंश के बाद अगला जो वंश स्थापित हुआ था वह कौन हुआ था? शिशुनाग वंश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और हर्यक वंश आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में और ऐसे ही करते करते हम हर एक वीडियो में हर एक वंश के बारे में बात करते चले आएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।